कल वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था, आज हम लोग मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन जो भी आता है। वैसे लंबा तो बहुत है उसका डेरिवेशन, बट मैंने बहुत कुछ काट पीट के और जो है छोटा कर दिया, जितना आपके काम का है ना उतना कर दिया, और उतना ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन को और उसका पढ़ते हैं आगे, ठीक है। और आज उसको खत्म करते हैं अपन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है। आज हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, इधर आ जाओ, इसको ओपन करो, ठीक है। चलिए ओके, so let's start with the mathematical analysis of the NFE। तो आज हम मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो हेडिंग है मेरा वो यही है, आ जाओ नीचे, मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। थोड़ा समझना पड़ेगा बिकॉज मैंने कुछ स्टेप्स जो काटी है ना उनको मैं समझाऊंगा, तो आप समझ के चलना मैंने क्यों काटा है और क्यों अपन लोग करेंगे, ठीक है। देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी क्वांटा पार्टिकल की स्टडी करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हैं। अगर आपका पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है तो 1 डायमेंशनल, अगर 3D कर रहा है 3 डायमेंशनल। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर आपका पार्टिकल रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली लाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहां पर केजी इक्वेशन या फिर डिराक इक्वेशन का यूज करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका पार्टिकल नॉर्मल है, तो उसका यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक वेव फंक्शन है साइन, इसका स्टडी करना है। लेट साइन इज द वेव फंक्शन, लेट साइन इज द वेव फंक्शन, वो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है जो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। एंड वी हैव 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, एंड श्रोडिंगर इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल लैटिस, ठीक है। सो 1D लैटिस में हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन ही यहाँ पे काम आने वाली है आपके ना, ओके। तो 1 डायमेंशनल क्या है इक्वेशन, डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर एंड e माइनस वी नॉट एंड साइन इट जस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, okay। Now the potential energy is assumed to be very small, the potential energy is assumed to be very small as compared to kinetic energy, as compared to काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वही होगा जिसके पास पोटेंशियल नहीं होगा,
तो इसका मतलब ये है कि ये पोटेंशियल नहीं है, रुकावट ही नहीं है, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब नियरली फ्री, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ये भी मान लीजिए, देन इक्वेशन 1 describe a free electron, describe a free electron, describe a free इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, अगर पोटेंशियल नहीं है तो उस समय जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए काम करेगी। विद अ वेव फंक्शन, विद अ वेव फंक्शन, अब मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रही है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साइन के बोला हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साइन के बोला हुआ है। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देखो वैसे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, मैं जो लिख रहा हूँ पहले वो समझ लो, फिर बाद में आपको समझाऊँ मैंने लिखा क्यों है वो। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, साइन के एक्स होता है बराबर 1/√2 एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, ये आपको मानना है। ये क्यों मानते हैं ये समझो, आप लोग पहले ये समझो कि ये होता कहाँ से, क्यों आता है, ये पहले आपको ये समझना है। देखो जब भी इस तरह कोई इक्वेशन होती है ना, तो वहां पर ये रफ रफ में समझ लो, रफ में, तो इसको ऐसे मान लेते हैं हम लोग d2 प्लस डी के स्क्वायर, और बेसिकली क्या होता है साइन बराबर जीरो, जहाँ पे के बराबर क्या होता है √2 me/h का स्क्वायर फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसमें पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन में क्या होता है कि साइन बराबर क्या होता है ए एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के एक्स, जो प्लस एक्स में जाने वाले की प्रोबेबिलिटी बताता है, और बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स, जो माइनस एक्स में जाने की बताता है। इसका मतलब होता है कि आपका फंक्शन जो है माइनस एक्स में जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन प्लस एक्स में जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये जो ए और बी होते हैं ना, ये एम्पलीट्यूड कहलाते हैं, और एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा मानते हैं कि प्लस एक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी भी सेम उतनी ही है जितनी माइनस एक्स में है, और दोनों की आधी आधी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्लस एक्स में जाने की आधी है और माइनस एक्स में जाने की आधी है, तो आधा आधा है दोनों का प्रोबेबिलिटी। ऐसा मान लेते हैं कि जितना पार्टिकल एक्स में जा रहा है प्लस में, उतना ही माइनस एक्स में भी जाएगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन कॉफिशिएंट है, जिसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 है, 1/√2। तो इसका मतलब बस इतना सा होता है कि ये होता है, इसलिए यहाँ से निकलता है। और हम ऐसा मान रहे हैं कि पार्टिकल केवल प्लस एक्स में जा रहा है, माइनस एक्स में पार्टिकल की मोशन का हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या माना है, केवल प्लस एक्स को माना है, और प्लस एक्स में ही लिखा हुआ है वेव फंक्शन। ठीक है ना, अब आगे देखो, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी फॉर दिस फंक्शन, एनर्जी, अब देखो के बराबर कितना है √2 me/h का स्क्वायर, इसी में से एनर्जी निकाल लो। एनर्जी फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितनी हो जाएगी एनर्जी, E0 बराबर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी काम करती है, E0 एच का स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन 2 है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको 2 दे दो, एक काम करो, ऊपर 1 दे दिया आप लोगों ने, इसको 3 दे दो। नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट, अब एक बात बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना वो कंप्लीटली, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये बात तो एनएफई ने भी मानी थी कि इलेक्ट्रॉन के पास में एक पीरियोडिक पोटेंशियल होता है, भले ही कम होता है, बहुत कम होता है, बट उसने ये बात स्वीकार की है कि पार्टिकल के पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास में भी क्या होता है, पीरियोडिक पोटेंशियल होता है।
और जो बहुत कम होता है, इसलिए उसने क्या नाम दिया, नियरली फ्री। उसने ऐसे नहीं बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसने बोला नियरली फ्री। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है उसके पास, जरा सा। वो ऐसे बोलता है कि जरा सा पोटेंशियल है, और ब्लॉक बोलता है कि जरा सा नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन फ्री है उतना ही वो पोटेंशियल के साथ भी है, जितना पोटेंशियल है उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। ऐसा ब्लॉक ने कहा था। बट नियरली फ्री बोलता है कि पोटेंशियल है बट बहुत कम है। ऐसा पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन जानते हो ना आप लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्टर्बेशन। कब पढ़ा था? एमएससी प्रीवियस के अंदर। एमएससी प्रीवियस में आपकी आई थी पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है। पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है, कुछ पता है किसी को? पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है? कि एमएससी प्रीवियस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था पर्टर्बेशन थ्योरी। होता क्या है पर्टर्बेशन? ओके, तो तुम में से किसी का रिप्लाई नहीं आया तो उसका मतलब छोड़ो। ठीक है, अब आगे देखो। पर्टर्बेशन का मतलब होता है बेसिकली कि थोड़ा बहुत गंदगी। ठीक है ना? टाइम पर डिपेंडेंट तो अलग बात है। पर्टर्बेशन दो तरह का होता है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। बट वो होता क्या है, वो अलग चीज है। पर्टर्बेशन का मतलब होता है गंदगी। गंदगी मतलब ये होता है, जैसे कोई सिस्टम है, सिस्टम के पास में कोई एनर्जी है जिसे बोलते हैं प्योर एनर्जी। ठीक है ना? और उस एनर्जी को बोलते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन। ठीक है ना? ये जो है ना, वो एक्चुअल श्रोडिंगर इक्वेशन का एक्चुअल सॉल्यूशन कहलाता है, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहलाता है। और ये एग्जैक्ट एनर्जी कहलाती है। अगर एग्जैक्ट एनर्जी में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस उत्पन्न कर दिया जाए, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी डाल दी जाए, ठीक है ना? हाँ, स्मॉल करेक्शन, करेक्शन तो बात की बात है। करेक्शन तो उस गंदगी को साफ करना होता है। ठीक है ना? द डिस्टरबेंस इन द एनर्जी एंड द एडिशनल एनर्जी that changes the actual or exact energy, that is called the perturbation. ठीक है, perturbation is simply a disturbance in the system which changes the energy. फिर उस चेंज को हमें रिमूव करना पड़ता है, और वो जब आप रिमूव करते हो पर्टर्बेशन को, उस रिमूव करने की मेथड को करेक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्टर्बेशन करेक्शन। ठीक है। पर्टर्बेशन करेक्शन में क्या होता है बेसिकली, कि आपको गंदगी को साफ करना पड़ता है। जैसे मान लो ये हमारा सिस्टम है, जैसे मेरा कमरा है, मेरा रूम है ये। इस रूम के अंदर या मेरा लैपटॉप है, इसमें वायरस आ जाए तो वायरस आपका पर्टर्बेशन है। इस रूम के अंदर कचरा आ जाए, धूल मिट्टी आ जाए, तो वो पर्टर्बेशन कहलाता है। फिर उसको साफ करना, झाड़ू लगाना और एंटीवायरस डालना, ये सब करेक्शन कहलाते हैं। पर्टर्बेशन मेथड में जरूरी एक बात होती है कि आपके पास में कोई एग्जैक्ट सिस्टम होना चाहिए। अगर आपको झाड़ू लगाना है तो आपके पास में एक कमरा होना चाहिए। कमरा ही नहीं है तो झाड़ू कहाँ लगाओगे? ठीक है। तो ये थ्योरी पर्टर्बेशन थ्योरी कहलाती है, मतलब एग्जैक्ट वेव फंक्शन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन का होना बहुत जरूरी है। उस एग्जैक्ट में ही हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड कर देते हैं और वो गंदगी उत्पन्न कर देते हैं, जिसे पर्टर्बेशन बोलते हैं। ठीक है ना? एक आपने पढ़ा होगा वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल में ऐसा कोई नहीं है कि आपको एग्जैक्ट एडिशनल एनर्जी की आवश्यकता होती है। वेरिएशनल प्रिंसिपल में कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है एडिशनल एनर्जी की, एग्जैक्ट एनर्जी की। पर्टर्बेशन में रिक्वायरमेंट है कि आपको एग्जैक्ट एनर्जी पता हो, बट वेरिएशनल में पता होने की जरूरत। वेरिएशनल की केवल एक शर्त है, वो शर्त है कि आपको उसका वेव फंक्शन पता होना चाहिए, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन। ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रायल वेव फंक्शन। मतलब आप लोग अपने हिसाब से वेव फंक्शन मान सकते हो प्रॉब्लम को चेक करके। बस वेव फंक्शन अगर आपको पता है, फिर वेव फंक्शन से आप लोग एनर्जी निकाल लेते हो। एनर्जी निकाल लेते हो तो फिर उसको डिफरेंशिएट करते हो, वो सब वेरिएशनल प्रिंसिपल की कैटेगरी में आता है। वेरिएशनल के बाद में एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। डब्ल्यू के बी के अंदर कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, न तो आपको एग्जैक्ट एनर्जी पता हो, न ही आपको वेव फंक्शन पता हो, तब भी आप करेक्शन निकाल सकते हो। बट वो अप्रोक्सीमेट करेक्शन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। वहां पर होता यह है कि एक शर्त है बस, आप जिस रीजन में काम कर रहे हो उस रीजन का पोटेंशियल स्लोली वेरिंग होना चाहिए। क्लियर? आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए सिस्टम का। अगर पोटेंशियल पता है और वो स्लोली वेरिंग है, तो ही आप डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन काम में ले सकते हो। तो ये सब मेथड होते हैं अप्रोक्सीमेशन हटाने के, मतलब पर्टर्बेशन हटाने के।
तो 3 मेथड हो गए हमारे पास। पहला पर्टर्बेशन मेथड, जिसमें आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता हो, एग्जैक्ट एनर्जी पता हो। दूसरा वेरिएशन प्रिंसिपल, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन पता होना चाहिए। तीसरा डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, इसमें ना तो एनर्जी पता हो ना ही वेव फंक्शन पता हो, तब भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल आपको स्लोली वेरिंग पोटेंशियल पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। तो बात ये है कि नाउ वी कंसिडर, अब ऐसे मान लो कि हमारे पास पोटेंशियल है पर बहुत कम मात्रा में है। नाउ वी कंसिडर दैट a small periodic potential, a small periodic potential is introduced। पोटेंशियल वाली बात को ये भी सत्य मानता है, ऐसी बात नहीं है, पर वो पोटेंशियल को एज अ पर्टर्बेशन मानता है, मतलब बहुत कम मात्रा में। दिस पोटेंशियल, एक तो होता है घर का सदस्य, एक होता है मेहमान। तो ये पोटेंशियल को मेहमान मानता है कि भैया मेहमान तो आते जाते रहते हैं, पोटेंशियल को भी हम लोग घटा सकते हैं। विल परटब्ड, और डब्ल्यू भी बोलता है कि मेहमान नहीं है वो, पोटेंशियल उसका घर का सदस्य है। जितना अधिकार फ्री पोटेंशियल का है उतना अधिकार पोटेंशियल का है। विल परटब्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेव फंक्शन, द फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, मतलब ये पोटेंशियल इसको परटब्ड कर देगा। फिर आपको वेव फंक्शन में क्या निकालना पड़ेगा, करेक्शन निकालना पड़ेगा। अगर आपको वेव फंक्शन करेक्शन आता है तो फिर बता दो भाई कैसे निकालते हैं करेक्शन, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। सो द परटब्ड वेव फंक्शन विल बी, सो द perturbed wave function will be, देखो ये है फाई के perturbed is equal to summation of k is not equal to k dash। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, वेव फंक्शन करेक्शन का फॉर्मूला ही है। मैं आपको दिखा दे रहा, आप लोगों ने प्रीवियस में कैसे पढ़ा होगा इसको। ई नोड के माइनस, ये दो अलग अलग स्पेस है, अलग अलग वेव फंक्शन है, के और के डैश। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने पढ़ा होगा एमएससी प्रीवियस में, वेव फंक्शन करेक्शन के नाम से। ये ऐसे आता है फॉर्मूला, रफ में देखो। साई एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू एन साई एम वी परटर्बेशन साई एन अपॉन ई एम माइनस ई एन, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है। एंड साइन एन, ये अनपर्टब्ड है और ये पर्टब्ड है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आप लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा होगा। तो ये एक करेक्शन पर्टर्बेशन का कहलाता है। नाउ द कंप्लीट वेव फंक्शन, नाउ द कंप्लीट वेव फंक्शन, अगर मैं कंप्लीट लिखूं वेव फंक्शन को, इसका नंबर, नाउ कंप्लीट वेव फंक्शन, मतलब ये तो पर्टब्ड है, पर्टब्ड मतलब गंदगी वाला थोड़ा सा, है ना। और जो एक्चुअल है वो कौन सा है, ये अगर पर्टब्ड है तो एक्चुअल ये वाला है, ये वाला, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल वेव फंक्शन है। तो मतलब ये आपका घर है, इस घर के अंदर ये गंदगी आ गई तो गंदगी वाला घर बन गया, ठीक है ना। तो जो रिजल्टेंट घर है आपका वो क्या हो जाएगा, शुद्ध घर, मतलब प्योर वेव फंक्शन, प्लस उसके अंदर गंदगी, मतलब perturbed wave function। So the complete wave function is the sum of the, is the sum of the perturbed and unperturbed wave function।
परटब्ड, परटब्ड का मतलब जिसमें पोटेंशियल की गंदगी हो। एंड अनपर्टब्ड, अनपर्टब्ड का मतलब है जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला है, जो ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने लिखा था, वो अनपर्टब्ड कहलाता है। अनपर्टब्ड वेव फंक्शन, दैट इज द कंप्लीट वेव फंक्शन sin kx it just equal to the phi kx, that is the perturbed, sorry phi के तो unperturbed है ना, that is unperturbed and perturbed, perturbed मतलब k is not equal to k dash, like this, ठीक है। e नॉट k and phi k dash, this is what I am saying। इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4, मतलब इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, 2 से वैल्यू 4 में पुट कर दो, और वही सेम वैल्यू आपको यहाँ भी पुट करनी है। दिस इज फॉर द के, दिस इज फॉर द के डैश, तो 2 से वैल्यू 4 में पुट कर दो। 2 से वैल्यू 4 में पुट करने पर क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन के एक्स इज इक्वल टू, इसी का तो वैल्यू पुट करना है आपको, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसका तो वैल्यू पुट करना है ना आपको, तो इसका भी हो जाएगा 1/√2 एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस समेशन के इज नॉट इक्वल टू के डैश एंड के डैश बी के अपॉन ई नॉट के माइनस ई नॉट के डैश डॉट 1/√2 समथिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कि आगे क्या होगा। इक्वेशन नंबर 5, नाउ वी नो द सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। अब हम लोगों ने तो वेव फंक्शन में करेक्शन लिख दिया, वेव फंक्शन को स्टडी करने के बाद में अब हम लोग एनर्जी में करेक्शन निकालने की बात करेंगे। सो वी नो दैट द सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, हमारे पास सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखो वैसे तो ये कंप्लीट एनर्जी कहलाती है, जिसमें ये एक्चुअल एनर्जी है और ये उसमें करेक्शन है। करेक्शन क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद आ रहा हो सेकंड ईयर का, इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है करेक्शन का, सेकंड ऑर्डर करेक्शन का। करेक्शन मतलब गंदगी को साफ करना, मतलब 2 बार झाड़ू फेर दो, एक बार झाड़ू फेरोगे तो कम गंदगी साफ होगी, दूसरी बार फेरोगे तो कंप्लीट साफ हो जाएगी, इसलिए मैंने दूसरी बार फेर दी। तो सेकंड ऑर्डर ये कहलाती है उसकी एक्चुअल एनर्जी, और ये उसमें करेक्शन, तो ये कंप्लीट एनर्जी कहलाती है। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। एक्चुअल एनर्जी और करेक्शन, इसे बोलेंगे एग्जैक्ट एनर्जी और इसे बोलेंगे करेक्शन, ठीक है। अब अगर हम लोगों को इसको सोल्व करना है करेक्शन को, तो हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो नीचे आ जाओ, द पोटेंशियल इज पीरियोडिक, द पोटेंशियल इज पीरियोडिक। अब इसको करेक्शन को सोल्व करने के लिए पहले भी तो पता हो। सो दिस पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस्ड, सो दिस पोटेंशियल कैन बी expressed in terms of Fourier series, in terms of
फूरियर सीरीज कैसे? अब आप लोगों को फूरियर सीरीज पता नहीं, पता हो चाहे नहीं हो, दो वेरिएबल्स के लिए काम आती है फूरियर सीरीज। जैसे मान लो एन 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 टाइप, सॉरी दो क्या, एन टाइप अगर फंक्शन है तो वी एन एक्सपोनेंशियल माइनस का 2n। अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद रख लो, ये होती है फूरियर सीरीज। एक्चुअली फूरियर सीरीज क्या होती है कि एन टर्म्स को डिफरेंशिएट करती है, जिसमें ए और बी सॉरी इसमें अलग अलग कोफिशिएंट आते हैं, एन टाइप के आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये। इक्वेशन नंबर 7 जहां पे वी एन कहलाता है फूरियर कोफिशिएंट, फूरियर कोफिशिएंट। सिंस द पोटेंशियल इज पीरियोडिक, since the potential is periodic with distance period a, with distanced period a, तो हमारे पास अगर पीरियड अवेलेबल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस टी, दैट इज यू कैन से दैट टी इज इक्वल टू क्या होता है एन ए। पता है आप लोग ये कहाँ से लिखते हैं हम लोग, मतलब जितना पोटेंशियल एक्स पर है उतना ही पोटेंशियल एक्स प्लस ए पर होगा, उतना ही एक्स प्लस टू ए पर होगा और उतना ही एक्स प्लस थ्री ए पर होगा। इस तरह से चलता रहता है। सो अल्टीमेटली ये चीज हम लोग लिखते हैं ब्लॉक थ्योरम से। कहाँ से लिखते हैं, ब्लॉक थ्योरम से। ठीक है, नाउ टू डिटरमाइन द वेव फंक्शन साइन के, नाउ टू डिटरमाइन the wave function sin k and corresponding energy ek and corresponding energy ek, we have to determine determine this factor, which factor, this factor। देखो ऊपर इक्वेशन में हमारे पास यही चीज है, आपके पास में क्या है, ये कंप्लीट या रिजल्टेंट वेव फंक्शन है जिसमें एग्जैक्ट वेव फंक्शन और उसमें करेक्शन लिखा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए आपको इस वाले फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, के डैश वी के। ठीक उसी प्रकार से अगर आप नीचे आ जाओगे तो आपको एनर्जी निकालनी है, दिस एनर्जी, तो उसमें एग्जैक्ट एनर्जी तो पता होती है हमें, उसमें करेक्शन निकालने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ले दे के अगर आपको वेव फंक्शन निकालना है, एनर्जी निकालनी है, तो आपको ये फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। और इस फैक्टर को निकालने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये निकालने के लिए हम लोग काम करते हैं। देखो ये तो पता है ना आपको कि इसका वैल्यू अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, और ये वेव फंक्शन जो के डैश पर डिपेंड करता है वो स्टार फॉर्म में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, फिर बीच में आता है पोटेंशियल और फिर वापस से वो वेव फंक्शन जो एक्स पर के पर डिपेंडेंट है, dx। वन डायमेंशनल मोशन के लिए केवल dx आएगा। इक्वेशन नंबर 8। नाउ आपको ये बात पता है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या क्या है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर तो आपको फाइव के मिल जाएगा, ठीक है ना, और इक्वेशन नंबर 7 के अंदर आपको v मिल जाएगा। तो 2 और 7 से आप वैल्यू 8 में रख दो, मतलब यहाँ से आप v का वैल्यू पुट कर देंगे 7 नंबर से, और नंबर 2 से आप लोग क्या लिख देंगे, ये नंबर 2 से आप लोग क्या लिख देंगे, 5k का वैल्यू पुट कर देंगे। 5k का अगर स्टार लिखना है तो आपको इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर के डैश वाला फंक्शन लिखना है तो आपको यहाँ पर के की जगह के डैश पुट करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद में अगर मैं आता हूँ नीचे की ओर, तो आ जाओ नीचे फटाफट से, तो ये सब पुट कर दो आप लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और ये स्टार फॉर्म में है इसलिए माइनस आयोटा, और के डैश फॉर्म में इसलिए के डैश, और ये हो जाएगा एक्स।
बीच में वी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो वी एन एक्सपोनेंशियल -2n पाई x अपॉन ए। देन फिर आपको लिखना पड़ेगा समथिंग एंड आयोटा 1/√1/√, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और गुणा में घात जुड़ती है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा, पावर्स ऐड होगी 1/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा k माइनस k डैश x वी एन टी एक्स। एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर लिख दिया गया, एक और एक्सपोनेंशियल गायब हो गया, -2n पाई आयोटा x अपॉन ए dx। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ना दो सॉल्यूशन निकलते हैं एक्चुअली में। तो इसको सोल्व करने के लिए ऑन सॉल्विंग वी गेट, ऑन सॉल्विंग, देखो सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, इस वजह से मैं लिखवा नहीं रहा आपको, और इतना बड़ा आपको एग्जाम में करना भी नहीं है, सीधा लिख दो ऑन सॉल्विंग वी गेट। इसको सोल्व करोगे इंटीग्रेशन को, ये क्या डिराक डेल्टा से करते हैं सॉल्यूशन इसको, तो सीधा लिख दो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे इसको लिख दो, वी एन की फॉर्म में आएगा या फिर जीरो फॉर्म में आएगा। कब आएगा, जब k माइनस के डैश बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई अपॉन ए, और यू कैन से दैट k डैश बराबर k माइनस, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, जब ये हो जाएगा तब हो जाएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। इट्स लुक लाइक डिराक डेल्टा, ठीक है ना। अब अगर ये हम लोग काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 9 का वैल्यू हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर पुट करते हैं। ऊपर मतलब कि एक तो इक्वेशन नंबर यहाँ पर आपको निकालना 5 में, तो एक तो 5 के अंदर पुट कर दो तो आपको साइन के निकल जाएगा, और एक 6 के अंदर पुट कर दो तो आपका ई निकल जाएगा। तो पहले हम लोग 5 के अंदर पुट करके साइन के को सोल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 9 से वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करते हैं, 5 में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन के x बराबर 1/√2 एक्सपोनेंशियल आयोटा के x प्लस समेशन ऑफ, अब यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 0, सॉल्यूशन वी एन ही आएगा सॉल्यूशन, और क्या आएगा, देन ई नोड के, फिर माइनस यहाँ पे था के डैश, अब के डैश का वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको, के माइनस 2n पाई अपॉन ए, और फिर यहाँ पे था साइन के, फाइव के था ना, तो यहाँ पे लिख दो 5 के डैश था, तो के डैश का वैल्यू पुट कर दो के माइनस 2n पाई अपॉन ए। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर लो इसको, आयोटा एक्स के को बाहर निकाल लो, तो 1/√2 एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स को बाहर निकाल लो, कितना बचेगा 1 प्लस एंड वी एन अपॉन ई नोड के माइनस ई नोड के माइनस 2n पाई अपॉन ए। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल, अब यहाँ से आयोटा के बाहर निकाल लिया आपने, कितना बचा -2n पाई आयोटा एक्स अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 10, ये तो हो गया साइन के का सॉल्यूशन। कैसे निकला, जब नो का वैल्यू 5 में पुट किया, अब नो का वैल्यू आप लोग कहाँ पुट कर दो, 6 में पुट कर दो, तो आपको एनर्जी का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ पे होल स्क्वायर है एनर्जी में, देख लो आप लोग एनर्जी के अंदर क्या है, ये होल स्क्वायर लगा हुआ है इस फैक्टर का, वहां पर स्क्वायर था नहीं, और कोई अंदर नहीं है वेव फंक्शन एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली एनर्जी सॉल्यूशन हो जाएगा ई नॉट के डैश बराबर कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्लस n is not equal to 0 and we have
वी एन स्क्वायर अपॉन ई नॉट के माइनस ई नॉट ए माइनस 2 पाई अपॉन ए। इक्वेशन नंबर ये निकल गया सॉल्यूशन। नाउ इक्वेशन 10 एंड 11 shows the final wave function. So now equation 10 and 11 shows the final wave function and final energy in two parts. टू पार्ट्स इसलिए क्योंकि एक तो वो पार्ट है जो वी एन दे रहा है और एक वो पार्ट है जो जीरो दे रहा है ना। देखो आप लोग, एक तो वो पार्ट है जो वी एन दे रहा है और एक वो पार्ट है जो जीरो दे रहा है, और इनमें भी दो दो टर्म्स है ना। इसमें एक टर्म तो एग्जैक्ट वाली है, एक करेक्शन वाली है। यहाँ भी एक टर्म एग्जैक्ट वाली है, करेक्शन वाली है, बस खत्म काम। सो फाइनल एनर्जी इन द टू पार्ट्स, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इज अनपर्टर्ब्ड पार्ट। शाम को हाँ सही है, नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो दो पार्ट कौन कौन से हैं। दो पार्ट ये वाला है, एक तो अनपर्टर्ब्ड पार्ट जो एग्जैक्ट पार्ट है और एक पर्टर्बेशन वाला पार्ट जो करेक्शन वाला पार्ट है। तो दो पार्ट ये वाले हो जाएंगे हमारे पास इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज अनपर्टर्ब्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज अनपर्टर्ब्ड पार्ट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये वाला पार्ट है। एंड सेकंड पार्ट इज पर्टर्ब्ड पार्ट। सेकंड पार्ट इज पर्टर्ब्ड पार्ट। पर्टर्ब्ड पार्ट कौन सा है मेरे पास, जिसमें वी एन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। दैट इज एच कट स्क्वायर, यहाँ पर के डैश स्क्वायर अपॉन 2m एंड के माइनस 2n पाई अपॉन, और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो इसमें वी एन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना। कंप्लीट नहीं बता रहा मैं, एग्जैक्ट मैं केवल अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, वी एन आ रहा है उसमें, ठीक है ना। इसको जब आप सोल्व करते हो ना, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो वी एन ही आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, वी एन आ जाएगा। इसको लिख देंगे वी एन। सो द कंप्लीट एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटेड, सो complete complete energy is approximated। इसीलिए इसका नाम क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। क्या नाम है इसका, एन एफ ई अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटेड निकलती है। अप्रोक्सीमेटेड क्या है, ई के अप्रोक्सीमेटेड एच कट स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस वी एन। ये आपका फाइनल आंसर है। ये इतना आपको करके आना है, कल वाला आज वाला मिला के करके आना है। कल जितना पढ़ा है उतना भी करना है और आज जितना पढ़ा है उतना भी करना है। तो ये सब मिला के आपको करके आना है, ठीक है। इतना आएगा आपके एग्जाम में। तो ये हो गया आपका एन एफ ई
और ये आपके हो गए मिनिमम 10 नंबर कवर। अभी अपन कल पढ़ेंगे टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में आता है, टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन। तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइट बाइंडिंग को। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही।